नमस्कार दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एबॉलिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1970, ह्यूमन राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और एससी एसटी एंड अदर डिसएडवांटेज ग्रुप्स, ये हमारे सिलेबस में जो मेंशन है। और क्योंकि सिलेबस में मेंशन है तो डेफिनेटली एक या दो क्वेश्चन इनसे बनने ही बनने हैं, जैसा आपने एक ट्रेंड देखा है ये एमआरएस के पेपर में। और सरफेस नॉलेज एटलीस्ट हमें होनी ही चाहिए जितने भी टॉपिक्स मेंशन है, सो दैट वी डू नॉट मिस अ सिंगल क्वेश्चन। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस वी हैव क्राफ्टेड आउट फॉर यू। तो लेट्स गो थ्रू द क्वेश्चंस एंड ट्राई टू decode द रूल्स एंड लॉज एंड एक्ट्स विच आर मेंशन देयर इन। और तब तक के लिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो काइंडली share and subscribe so that more and more people are benefited. Thank you for giving so much love. And let us start with Contract Labor Abolition and Regulation Act. कुछ आपके लिए रिवीजन के लिए मेन पॉइंट्स हमने यहाँ पर सॉर्ट आउट किए हैं। जैसे in which year it was brought in the act, as you can see 1970, and it commenced from 10th February 1971, and it is applicable for every establishment or contractor who has employed 20 or more workmen in the preceding 12 months. पिछले 12 महीनों में अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर ने 20 या 20 से ज़्यादा लोग एम्प्लॉय किए हैं, कहीं पर डिप्लॉय किए हैं, तो उसके ऊपर ये एप्लीकेबल होता है ये वाला एक्ट 1970। और गवर्नमेंट जो है इस एक्ट को स्मॉलर यूनिट्स पर भी अप्लाई कर सकती है विद नॉट लेस देन 2 months नोटिस। 2 महीने का नोटिस देना है। और जो स्मॉलर इस्टेब्लिशमेंट्स हैं या कम वर्कमैन वाले इस्टेब्लिशमेंट हैं, वहाँ पर भी ये लागू होगा एक्ट। इसमें 2 तरीके की बात की गई है, एक पेरेनियल वर्क जो लंबे समय तक चलता है, और एक इंटरमिटेंट वर्क जो रुक रुक के होता है, या सीजनल वर्क की बात की गई है। तो इंटरमिटेंट वर्क को डिफ़ाइन किया गया ऐसा वर्क जो 120 दिन से ज़्यादा अगर परफॉर्म किया गया है लास्ट 12 months में, तो उसको इंटरमिटेंट नहीं माना जाएगा। इफ़ इट इज़ परफॉर्म फॉर 120 days, मोर देन 120 days इन द लास्ट 12 months, ये दोनों ही वर्क डिफाइन है एक्ट में। और सीजनल वर्क के लिए कहा गया है कि वर्क इंटरमिटेंट या सीजनल नहीं माना जाएगा अगर वो 60 days से ज़्यादा एक साल में परफॉर्म किया गया है। तो अथॉरिटीज़ इसमें कुछ मेंशन है, रजिस्टरिंग ऑफिसर, लाइसेंसिंग ऑफिसर, अपीलेट ऑफिसर। और जो अपील हैं वो 30 days के अंदर कोई भी ऑर्डर अगर इशू होता है तो जो एग्रीव्ड पर्सन है, जो एग्रीव्ड है, वो 30 days के अंदर जो है अपील फाइल कर सकता है, जो रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग या रिवोकेशन ऑर्डर से एग्रीव्ड है। और इसमें कुछ मैंडेटरी एमिनिटीज़ प्रोवाइड करनी है एम्प्लॉयर को। क्या कि अगर 100 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स एम्प्लॉयड हैं तो वहाँ पे कैंटीन होनी चाहिए। और अगर ये है कि लेबर्स को रात में रुकना है तो उनके लिए रेस्ट रूम्स होने चाहिए। वेज की जो लायबिलिटी है वो कॉन्ट्रैक्टर की है, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्टर वेज नहीं देता है वेजेस, तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की लायबिलिटी बन जाती है कि उसके वेजेस जो हैं कॉन्ट्रैक्टर्स, जो लेबर्स के या वर्कमैन के टाइम पे मिले। इसमें जो यूज़ किया गया टर्म दैट इज़ वर्कमैन। फाइन्स एंड पेनाल्टीज़, इसमें इंस्पेक्टर साहब जो हैं उनका ऑब्स्ट्रक्शन अगर कोई करता है उनके उस पर काम पे, तो उसको 3 महीने तक का कारावास है और 500 रुपये का फ़ाइन है। और उसके बाद भी रिटर्न ऑर्डर के बाद भी कोई जनरल कंट्रावेंशन, मतलब पहली वार्निंग के बाद या पहली कार्रवाई के बाद फिर से करता है तो फिर से अप टू 3 months इम्प्रिजनमेंट और 1000 का फ़ाइन है। और उसके बाद भी उसका कंट्रावेंशन चलता रहता है, उल्लंघन चलता रहता है, तो 100 रुपीज़ पर डे का भी फ़ाइन लगाया जा सकता है आफ्टर द फर्स्ट कन्विक्शन, पहले कन्विक्शन के बाद में। कोई भी जो कोर्ट है वो इसका संज्ञान नहीं ले सकती ऑफेंस का जब तक कि कोई कंप्लेंट ना की जाए विद इन 3 months ऑफ द इंस्पेक्टर लर्निंग इट। मतलब पहले वो पुलिस को जाएगा, इंस्पेक्टर को जाएगा, और उसके बाद 3 महीने के बाद, 3 महीने से पहले कोर्ट उसका संज्ञान नहीं ले सकती। और उसके बाद इसको इट इज़ एक्सटेंडेड टू 6 months इफ़ द ऑफेंस इन्वॉल्व्स डिसओबेइंग अ रिटन ऑर्डर ऑफ एन इंस्पेक्टर। और मान लीजिए इंस्पेक्टर ने कोई रिटन ऑर्डर दिया है, कार्रवाई की हुई है ऑलरेडी, और उसके बाद जो है तो फिर इसमें ये 6 महीने के अंदर संज्ञान लेने की बात की गई है। और सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड का गठन है जिसमें एक चेयरमैन होंगे, चीफ लेबर कमिश्नर होंगे इसके एक्स ऑफिशियो,
और 11 से 17 मेंबर होंगे जो नॉमिनेटेड होंगे बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और ठीक इसी तरीके से सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड की तर्ज पे स्टेट एडवाइजरी बोर्ड का गठन होना है, जिसमें भी एक चेयरमैन होंगे और चेयरमैन के साथ जो लेबर कमिश्नर होंगे, एक्स ऑफिशियो होंगे और 9 से 11 मेंबर्स होंगे। इसमें मिनिमम 9 और मैक्सिमम 11। रिप्रेजेंटेशन का बैलेंस है, मतलब दोनों ही बोर्ड्स में क्या होना चाहिए कि जो मेंबर्स वर्कमैन को रिप्रेजेंट करते हैं वो शुड नॉट बी लेस देन द कंबाइंड नंबर ऑफ मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग प्रिंसिपल एम्प्लॉयर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स। मतलब दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए, बराबरी होनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए दोनों पक्षों के बीच में, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर और कॉन्ट्रैक्टर और वर्कमैन। तो डिकोड करते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट इसको एक्ट को। पहला क्वेश्चन है, द एक्ट अप्लाइज टू एवरी कॉन्ट्रैक्टर who employs or employed 20 or more workmen on any day of the preceding 12 months, on any day याद रखिए of the preceding 12 months। तो क्या होगा, however the appropriate government can apply the act to establishments with fewer than 20 workmen by giving how much notice। तो अभी हमने इसको देखा था शॉर्ट नोट्स में, शॉर्ट जो हमने एक्सट्रैक्ट्स दिए हैं, नॉट लेस देन 2 months। तो 2 महीने का नोटिस दे करके 20 से कम वाले जो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं उसमें भी गवर्नमेंट जो है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो एक्ट को अप्लाई कर सकती है। अंडर सेक्शन 1(4) द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में अप्लाई द एक्ट टू एनी एस्टैब्लिशमेंट और कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉइंग फ्यूअर देन 20 वर्कमैन। तो ये लिमिट याद रखेंगे, नॉर्मली ये एप्लीकेबल है 100 या 100 से ज़्यादा वर्कमैन के लिए, लेकिन 20 से कम वर्कमैन पर भी इसको अप्लाई किया जा सकता है। सॉरी, ये एप्लीकेबल है 20 से ज़्यादा वर्कमैन के लिए, अगर 20 से ज़्यादा और 20 से कम को भी अप्लाई किया जा सकता है अगर 2 महीने का नोटिस दिया जाए गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये 20 की फिगर याद रखेंगे कि नॉर्मली किस पे एप्लीकेबल है, ये हमारी एक्ट जो है 20 से ज़्यादा वर्कमैन अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्टर ने अप्लाई किए हैं, एम्प्लॉय किए हैं इन द प्रीसीडिंग 12 months, 20 या 20 से ज़्यादा। कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अबॉलिशन एक्ट 1970, लेकिन लगी कब थी, 10 फरवरी 1971। तो 20 की फिगर याद रखेंगे। उसके बाद फॉर द पर्पजेज ऑफ द एक्ट वर्क परफॉर्म्ड इन एन एस्टैब्लिशमेंट शेल नॉट बी डीम्ड टू बी ऑफ इंटरमिटेंट नेचर इफ इट वॉज परफॉर्म्ड फॉर हाउ मैनी डेज। तो 120 दिन से ज़्यादा अगर किया गया है तो उसे क्या माना जाएगा, इंटरमिटेंट नेचर का नहीं माना जाएगा, नॉट टू बी ऑफ इंटरमिटेंट नेचर। तो ये फिगर्स, ये सीलिंग्स, ये EMRS के तर्ज पे हमने कुछ सेलेक्ट की हैं जिससे कि आपको एक आइडिया रहे जो एक्ट के मेन पॉइंट्स हैं उनका, इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। इन द केस ऑफ वर्क ऑफ अ सीजनल कैरेक्टर, सीजनल कैरेक्टर का जो वर्क है उसको, सीजनल मतलब जैसे चीनी मिल में काम होता है कि 6 महीने चीनी मिल ऑन रहती है, 6 महीने बंद रहती है, शुगर मिल्स जो होती हैं। तो सीजनल कैरेक्टर का जो वर्क होता है उसको इंटरमिटेंट नहीं माना जाएगा अगर ये कितने दिन से ज़्यादा किया गया है। तो भैया अगर ये 60 दिन से ज़्यादा किया गया है, 60 days इन अ ईयर, यहाँ पर याद रखेंगे 60 और 120। तो नॉट इंटरमिटेंट इन जनरल 120 दिन और सीजनल के लिए क्या है 60 days। तो ये लिमिट्स याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। हु इज डिफाइंड एज द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इन अ फैक्ट्री अंडर सेक्शन 2G। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर किसे कहा गया है, क्या कॉन्ट्रैक्टर को कहा गया है जो लेबर सप्लाई करता है, नहीं। ओनर और ऑक्युपायर ऑफ द फैक्ट्री, जहां वो वर्कमैन काम कर रहे हैं, बिल्कुल उसको कहा गया है। और द पर्सन नेम्ड एज द मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री अंडर फैक्ट्रीज एक्ट, मैनेजर को भी कहा गया है क्योंकि ओनर कई बार कहते हैं कि साहब हमें नहीं पता, मैनेजर को पता होगा, तो इसलिए इन दोनों को ही क्या कहा गया है, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कहा गया है अंडर सेक्शन 2G। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी। इन अ फैक्ट्री द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इज द ओनर ऑफ ऑक्युपायर, ओनर और ऑक्युपायर एंड एनी पर्सन नेम्ड एज द मैनेजर अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1948। Which of the following individuals is excluded from the definition of a workman under section 2(1)? इनमें से कौन सा व्यक्ति जो है वर्कमैन की डेफिनेशन से बाहर है।
तो पहला देखते हैं, पहला ऑप्शन क्या है, अ पर्सन एम्प्लॉयड इन अ सुपरवाइजरी कैपेसिटी ड्रॉइंग वेजेस ऑफ 450 पर मंथ। तो ये 450 पर मंथ की वजह से ये एक्सक्लूड नहीं हुआ, ये 500 होता तो ये एक्सक्लूड हो जाता, तो ये हमारा एक्सक्लूडेड नहीं है, पहला ऑप्शन नहीं है मतलब। दूसरा, एन आउट वर्कर टू हुम आर्टिकल्स आर गिवन टू बी क्लीन्ड और वॉश्ड एट देयर ओन होम, तो ये वर्कमैन की कैटेगरी में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने उसको आर्टिकल्स दिए धोने के लिए या साफ़ करने के लिए और उसे अपने घर पे ले जाके करने हैं, तो वो आउट वर्कर है, तो वो वर्कमैन की कैटेगरी में नहीं आएगा। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। ये दोनों आएंगे क्योंकि स्किल मैनुअल वर्क कर रहा, हायर करके लाया गया है उसको, और टेक्निकल वर्क अंडर एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट ये भी वर्कमैन के उसमें आएगा, लेकिन ये जो है वर्कमैन के उसमें नहीं आएगा। तो पूछा है कौन वर्कमैन की डेफिनेशन में नहीं आ रहा है। फिर अब वर्कमैन एम्प्लॉयड इन सुपरवाइजरी कैपेसिटी, सुपरवाइजरी कैपेसिटी में है, उसको एक्सक्लूड किया गया है फ्रॉम बीइंग अ वर्कमैन, वर्कमैन होने से। अगर उसके वेजेस कितने रुपए महीने से, हाउ मच पर मेंसेम से ज़्यादा हैं, एक्सीडिंग कितने से ज़्यादा हैं, तो भैया इसके लिए जो लिमिट है वो 500 रुपये से महीने से अगर ज़्यादा हैं और वो सुपरवाइजरी कैपेसिटी में है और 500 रुपये महीने से ज़्यादा ड्रॉ कर रहा है, तो उसको जो है क्या नहीं माना जाएगा, उसको वर्कमैन नहीं माना जाएगा, वर्कमैन की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। सेक्शन 2(1)(b एक्सक्लूड्स दोज इन अ सुपरवाइजरी कैपेसिटी ड्रॉइंग वेजेस एक्सीडिंग 500 रुपीज पर मंथ और एक्सरसाइजिंग मैनेजरियल फंक्शंस। तो ये क्लियर है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स? चेयरमैन और चीफ लेबर कमिश्नर जो एक्स ऑफिशियो होते हैं उनको छोड़ करके, तो इन दोनों को छोड़ करके सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कितने मेंबर्स को मैक्सिमम नॉमिनेट कर सकती है फॉर द बोर्ड, जो हमारा एडवाइजरी बोर्ड होता है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड। तो भाई 17, कम से कम 11 और मैक्सिमम कितने हैं, 17 हैं, और स्टेट में कम से कम 9 और मैक्सिमम 11। तो ये हमने लिखा भी है पीछे शॉर्ट नोट्स में, पहली दूसरी स्लाइड में। तो अंडर सेक्शन 3(2)(c) द सेंट्रल बोर्ड कंसिस्ट ऑफ सच नंबर ऑफ मेंबर्स नॉट एक्सीडिंग 17 बट नॉट लेस देन 11। उसके बाद स्टेट एडवाइजरी बोर्ड में जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं जो वर्कमैन को रिप्रेजेंट करते हैं, वर्कमैन को रिप्रेजेंट करने के लिए नॉमिनेटेड होते हैं, क्या वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के नंबर के बराबर होने चाहिए, क्या वो कॉन्ट्रैक्टर के नंबर से ज़्यादा होने चाहिए, क्या वो नंबर ऑफ मेंबर्स नॉमिनेटेड टू रिप्रेजेंट प्रिंसिपल एम्प्लॉयर एंड कॉन्ट्रैक्टर से कम नहीं होने चाहिए, या 50% होने चाहिए। तो भाई जो एक्ट है उसमें बैलेंस की बात की गई है, तो बैलेंस की बात की गई है, तो मतलब हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन सी करेक्ट है। मतलब किसी भी स्थिति में जो नंबर ऑफ मेंबर्स वर्कमैन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्टर और प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को रिप्रेजेंट करने वाले मेंबर से किसी भी सूरत में कम नहीं होने चाहिए, मतलब बराबर होने चाहिए। तो ये जो है क्या है, संतुलन एक होना चाहिए, जो कि बात इसमें की गई है एक्ट में। दैट मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग वर्कमैन शेल नॉट बी लेस देन, शब्द याद रखेंगे, शेल नॉट बी लेस देन द नंबर ऑफ मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग प्रिंसिपल एम्प्लॉयर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स। ना अंडर सेक्शन 10, सेक्शन 10 क्या कहता है भाई, हु हैज़ द फाइनल अथॉरिटी, फाइनल अथॉरिटी किसके पास है, क्या डिसाइड करने की, कि क्या कोई प्रोसेस या ऑपरेशन किसी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर पेरेनियल नेचर का है या इंटरमिटेंट नेचर का है। तो ये कौन डिसाइड करेगा, तो ये भैया एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि वर्क जो है वो पेरेनियल नेचर का है या इंटरमिटेंट नेचर का है। तो ये जो है क्लैरिफाइज दैट इफ अ क्वेश्चन as to whether work is of perennial nature the decision of the appropriate government shall be final। कोई व्यक्ति जो दुखी है, एग्रीव्ड है, किससे, रजिस्टरिंग ऑफिसर के ऑर्डर से या लाइसेंसिंग ऑफिसर के ऑर्डर से, तो वो अपील कर सकता है। कितने दिनों में अपील कर सकता है, तो भैया वो 30 दिनों के अंदर, ऑर्डर प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर क्या कर सकता है, अपील कर सकता है, फ्रॉम द डेट द ऑर्डर इज कम्युनिकेटेड टू द पर्सन।
एक कॉन्ट्रैक्टर जो है इज मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड एंड मेंटेन वन और मोर कैंटीन्स, अगर कितने एम्प्लॉयर से ज़्यादा एम्प्लॉई से ज़्यादा उसने रखे हैं या कितने कॉन्ट्रैक्ट लेबर से ज़्यादा रखे हैं, तो अगर उसने 100 से ज़्यादा लेबर रखे हैं कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स, तो उसको जो है कैंटीन प्रोवाइड करना क्या है, मैंडेटरी है। तो करेक्ट ऑप्शन इज 100 और मोर। Section 16(1)(c) mandates canteens in establishments where contract labor numbering 100 or more is ordinarily employed. अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। When a contractor legally required to provide restrooms for contract labor, रेस्ट रूम प्रोवाइड करना कब लीगली उसकी बाध्यता है, कानूनी बाध्यता है, उसे करना पड़ेगा। तो भैया उसकी कानूनी बाध्यता है अगर यदि लेबर्स को काम की वजह से रात में रुकना पड़ता है, हॉल्ट करना पड़ता है, तो रेस्ट रूम प्रोवाइड करना जो है वो उसके लिए बाध्य है, वो कॉन्ट्रैक्टर उसको बाध्य है, प्रोवाइड करना पड़ेगा। करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी। सेक्शन 17(1) mandates restrooms or suitable alternative accommodation specifically when workers are required to halt at night. Section 21 states that if amenities, canteen, restroom, first aid facilities are not provided by the contractor, they shall be provided by the principal employer. Section 22 allows the principal employer to recover expenses either by deduction from payments due to the contractor or as a debt. मतलब अगर वो नहीं प्रोवाइड करता है कॉन्ट्रैक्टर, तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि वो उन सब चीज़ों को प्रोवाइड करे और उसके खर्चे की जो भुगतान है, खर्चे की जो रिकवरी है, वो कॉन्ट्रैक्टर से करे। तो ये जो है किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारी चीज़ें प्रोवाइड करने की, एमेनिटीज़ कॉन्ट्रैक्टर की है, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्टर नहीं करता है तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को करना है और उसकी वसूली कॉन्ट्रैक्टर से करनी है। हु इज़ प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल for the payment of wages to each worker employed as contract labor? कौन रिस्पॉन्सिबल है वेजेस के पेमेंट के लिए? तो भैया वेजेस के पेमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। ऑप्शन तो यहाँ पे सी करेक्ट है। मतलब सेक्शन 21(1) क्लियरली कहता है कि कॉन्ट्रैक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा वेजेस के पेमेंट के लिए टू ईच वर्कर, लेकिन सेक्शन 21(2) कहता है कि अगर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर होना चाहिए और वो वेजेस के सर्टिफाई करेगा वेजेस को कि भैया उसको इतने वेजेस मिले हैं। और 21(4) ये कहता है कि अगर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो है वो लायबल है तनख्वाह देने के लिए, वेजेस देने के लिए फुल या अनपेड, अगर कॉन्ट्रैक्टर जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाता है, कॉन्ट्रैक्टर भाग जाता है या पेमेंट नहीं करता या कम पेमेंट करता है, तो 21(4) ये कहता है कि ये बाध्यता, ये दायित्व किसका है, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का है कि वो इंश्योर करे कि पेमेंट, उसके वेजेस जो है वो फुल मिल गए हैं। नाउ व्हाट इज़ द मैक्सिमम फाइन फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग एन इंस्पेक्टर और फेलिंग टू प्रोड्यूस रजिस्टर्स ऑन डिमांड? किसी इंस्ट्रक्टर के कार्य में बाधा डालना या डिमांड पर रजिस्टर ना देना, अगर ऐसा हुआ है तो उसके लिए मैक्सिमम फ़ाइन क्या है? तो उसके लिए भैया पहली बार में मैक्सिमम फ़ाइन जो है वो 500 रुपये है और सज़ा भी है 3 महीने तक की, या दोनों भी हो सकता है, कारावास भी हो सकता है 3 महीने का, 500 रुपये फ़ाइन भी जा सकता है और दोनों भी हो सकते हैं अगर इंस्पेक्टर के काम में व्यवधान डालेंगे या रजिस्टर जो मांगे गए हैं उनको दिखाने से मना करेंगे। अब कोई घटना हुई जिसमें आपने रिटर्न ऑर्डर को कंप्लेंट जो इंस्पेक्टर ने रिटर्न ऑर्डर दिया आपको जांच के बाद में या आपके पास आने के बाद में, उसको आपने डिसओबे कर दिया, और कंप्लेंट कितने दिनों में फिर की जा सकती है उसके बाद? तो अगर रिटर्न ऑर्डर जो है वो डिसओबे कर दिया गया है तो फिर जो कंप्लेंट है वो कर जा सकती है कितने दिनों में? विदिन 6 मंथ्स, 6 मंथ्स के अंदर कंप्लेंट की जा सकती है। सेक्शन 27 कहता है कि भाई लिमिटेशन पीरियड टू 6 मंथ्स स्पेसिफिकली फॉर केसेस इन्वॉल्विंग द डिसओबीडियंस ऑफ एन इंस्पेक्टर्स रिटर्न ऑर्डर, 6 महीने के अंदर उसको किया जा सकता है। Regarding the composition of Central Advisory Board, what is the specific legal requirement for the number of members nominated to represent workmen? तो लीगल रिक्वायरमेंट क्या है? तो भाषा बदल के वही क्वेश्चन आ गया। तो भैया उसकी जो लीगल रिक्वायरमेंट है
दे शेल नॉट बी लेस देन द नंबर ऑफ मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग प्रिंसिपल एम्प्लॉयर एंड कॉन्ट्रैक्टर्स कंबाइंड, उससे किसी भी सूरत में कम नहीं होंगे। अंडर सेक्शन 8 a registering officer may revoke the registration of an establishment for misrepresentation। एक मिसरिप्रेजेंटेशन के लिए, गलत रिप्रेजेंटेशन के लिए जो सेक्शन 8 कहता है कि भाई रजिस्ट्रिंग ऑफिसर जो है वो किसी इस्टेब्लिशमेंट के रजिस्ट्रेशन को रद्द कर सकता है। तो इसके लिए प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट क्या है, मैंडेटरी प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट क्या है? तो भैया इसके लिए जो मैंडेटरी प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है वो है प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। प्रीवियस अप्रूवल चाहिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। सेक्शन 8 कहता है कि भाई रजिस्ट्रिंग ऑफिसर जो है वो रजिस्ट्रेशन रिवोक कर सकता है। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को एक फैसिलिटी देनी है पहले तो सुनने की, क्योंकि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस ये कहते हैं कि आप किसी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करें तो पहले उसे सुनने का, उसे कहने का मौका देना है, और उसके बाद गवर्नमेंट का क्या लेना है, प्रीवियस अप्रूवल लेना है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे भैया किसके, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एबॉलिशन एंड रेगुलेशन एंड एबॉलिशन एक्ट। अब हम लोग बात करते हैं अपना अगला छोटा सा जो टॉपिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर PWBD, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, EWS, SC/ST एंड अदर डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स। तो इसमें पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़, बेंचमार्क डिसेबिलिटी हमने पढ़ा था RPWD एक्ट में 40% से ज़्यादा अगर डिसेबिलिटी है या एज प्रिस्क्राइब्ड तो उसे हम क्या मानते हैं, बेंचमार्क डिसेबिलिटी मानते हैं। आर्टिकल 41 ये कहता है भाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जो स्टेट को डायरेक्ट रिक्वायर करता है, मतलब इट पुट्स अ रिक्वायरमेंट टू द स्टेट टू इंश्योर द राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ डिसेबिलिटी। और राइट्स क्या है, PWD एक्ट 2016, इस पर हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, कुछ बातें हमने यहाँ पे लिख दी हैं। इसमें रिजर्वेशन 4% है, हॉरिजॉन्टल इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड 5% इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है मतलब जिस कैडर का रिजर्वेशन है उसी कैडर में दिया जाएगा। उसके बाद एंटी डिस्क्रिमिनेशन, कोई प्रमोशन जो है किसी भी व्यक्ति को डिसेबिलिटी के ग्राउंड पर डिनाई नहीं किया जाएगा। और इसमें 2016 में जो डिसेबिलिटीज़ हैं दे एक्सपेंडेड फ्रॉम 7 to 21। ऑलरेडी वी हैव मेड अ सेपरेट कॉम्प्रहेंसिव वीडियो, तो यू कैन गो थ्रू दैट। तो RPWD एक्ट का आपको नॉलेज मिल जाएगा, ज्ञान मिल जाएगा वहाँ पर, और इम्पॉर्टेंट पोर्शन सेक्शंस और उसमें रिवीजन शीट्स मिल जाएंगी। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन उसको कहा गया है, इसमें रिजर्वेशन 10% रिजर्वेशन है इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर सिविल पोस्ट एंड सर्विसेज इफेक्टिव फ्रॉम 1 फरवरी 2019। एक्सक्लूजन क्राइटेरिया रिगार्डलेस ऑफ इनकम, अगर मान लो 5 एकड़ या उससे ज़्यादा की एग्रीकल्चरल लैंड है, या 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा का उस रेजिडेंशियल फ्लैट है, या 100 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा का रेजिडेंशियल प्लॉट है इन नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटीज़, या 200 स्क्वायर यार्ड्स का है दूसरी जगह में, तो फिर क्या है, उनको EWS में नहीं रखा जाएगा भले ही उनकी इनकम कितनी भी हो। इनकम सीलिंग क्या है भाई, फैमिली की जो ग्रॉस एनुअल इनकम है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए फॉर द फाइनेंशियल ईयर प्रायर टू एप्लीकेशन, मतलब जब एप्लीकेशन डाली है उससे पहले फाइनेंशियल ईयर की, उससे पिछले फाइनेंशियल ईयर की जो इनकम है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए। और अगर कोई EWS वैकेंसी नहीं भरती है किसी पर्टिकुलर ईयर में तो वो लैप्स हो जाती है और उसको बैकलॉग की तरह, जैसे बाकी उसमें हम करते हैं, उसको बैकलॉग की तरह कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता है। SC/ST के लिए इसमें आर्टिकल 341(1) है जो प्रेसिडेंट को इम्पावर करता है टू नोटिफाई कास्ट, रेसेस और ट्राइब्स टू बी डीम्ड शेड्यूल कास्ट इन अ स्टेट और UT आफ्टर कंसल्टेशन विद द गवर्नर। और आर्टिकल 341(2) में कहते हैं कि पार्लियामेंट के पास केवल पावर है टू इंक्लूड और एक्सक्लूड ग्रुप्स फ्रॉम SC लिस्ट बाय लॉ। आर्टिकल 342(1) और 2 कहते हैं कि पैरेलल प्रोविजंस टू आर्टिकल 341 फॉर द नोटिफिकेशन एंड पार्लियामेंट्री वेरिएशन ऑफ द शेड्यूल ट्राइब लिस्ट। इसी तरीके से आर्टिकल 15(5) जो है वो स्टेट को इनेबल करता है टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर SC/ST एंड बैकवर्ड क्लासेस फॉर एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग प्राइवेट वंस। इसी तरीके से 16(4) ये कहता है कि भाई स्टेट टू रिजर्व वैकेंसीज इन पब्लिक सर्विसेज फॉर बैकवर्ड क्लासेस नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड, जहाँ पर नहीं उनका एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है। आर्टिकल 17 कहता है स्ट्रिक्टली अबॉलिशेस एंड फॉर्मेट्स द प्रिंसिपल प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म। आर्टिकल 17 देखेंगे, याद रखेंगे, ये सारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है वैसे याद रखने के लिए, और आए भी हैं। आर्टिकल 341, 342 मुझे याद है KVS NVS 2023 में इन पे क्वेश्चन आया हुआ है।
और आर्टिकल 46 कहता है, डायरेक्ट्स करता है स्टेट को टू प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सोशल इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 46 कहता है। और आर्टिकल 335 मैंडेट करता है कि क्लेम्स जो है SC ST मेंबर्स के फॉर अपॉइंटमेंट्स टू सर्विसेज पोस्ट कंसिस्टेंट विद द मेंटेनेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट सारे आर्टिकल्स हैं। इसी तरीके से आर्टिकल 338 और 338 है कहता है कि भाई नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स रेस्पेक्टिवली दे शुड बी इस्टेब्लिश्ड। 19.5 कहता है कि भाई स्टेट को जो है रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करने ऑन द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट और रेजिडेंस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स। मतलब कहीं पर अगर शेड्यूल जैसे अंडमान में कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं तो कहीं पर जो है अगर रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करने हैं तो वो स्टेट इम्पोज कर सकता है अंडर आर्टिकल 19.5 ऑन द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट और रेजिडेंस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स, उस पर्टिकुलर शेड्यूल ट्राइब के रेजिडेंस के लिए या उनके प्रोटेक्शन के लिए। उसके बाद स्पेशल गवर्नेंस है शेड्यूल 5 में, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन 10 स्टेट्स। और शेड्यूल 6 में जो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। रिलीजियस कंडीशन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर भी क्वेश्चन KVS NVS 2023 में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है KVS NVS 2023 में प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल में, कि कोई भी व्यक्ति जो हिंदू, सिख या बुद्धिस्ट के अलावा रिलीजन अगर प्रोफेस कर रहा है तो वो जो है शैल बी डीम्ड, अच्छा जो ये रिलीजन प्रोफेस कर रहा है उसी को शेड्यूल कास्ट का मेंबर माना जाएगा। अगर वो इनके अलावा कोई रिलीजन, मतलब जैसे आपके क्रिश्चियनिटी है या इस्लाम है, इनको प्रोफेस कर रहा है तो उसको फिर उसका जो है ये स्टेटस फोरफिट हो जाएगा, नहीं माना जाएगा अगर उन्होंने रिलीजन चेंज किया या दूसरा कोई रिलीजन प्रोफेस किया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पर क्वेश्चन आया हुआ है। इसी तरीके से अदर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में आर्टिकल 340 ऑथराइजेज द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशंस ऑफ सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस। 338B में जो है याद रखेंगे नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, 338A में SC और ST का नेशनल कमीशन और 338B में बैकवर्ड क्लासेस का नेशनल कमीशन, जो 102nd अमेंडमेंट से आया 2018 में। क्रीमी लेयर इनकम की बात की गई है कि एक एनुअल पेरेंटल इनकम है 8 लाख की, जो कि पहले 6 लाख थी 2017 में, अभी 8 लाख है। और इसमें एक माइनॉरिटी सब कोटा दिया है बैकवर्ड क्लासेस में 4.5% का विद इन द 27% OBC रिजर्वेशन। ये 1 जनवरी 2012 से आया। तो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, डिकोड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को। तो ये क्वेश्चन है, अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ शेड्यूल कास्ट कन्वर्ट्स टू अ रिलीजन अदर देन हिंदुइज्म, सिखिज्म और बुद्धिज्म, तो लीगल स्टेटस क्या होगा उनके SC क्लेम का? तो भैया दे लूज SC स्टेटस इमीडिएटली अपॉन कन्वर्जन, हमने इसको देखा है। तो हिंदू, सिखिज्म और बुद्धिज्म तक ही उनका लीगल स्टेटस रहेगा SC का, उसके बाद वो लूज कर देंगे इमीडिएटली अपॉन कन्वर्जन। अंडर रूल 11(2) नो पर्सन प्रोफेसिंग अ रिलीजन डिफरेंट फ्रॉम हिंदू, सिख और बुद्धिस्ट शैल बी डीम्ड अ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट। उसका आर्टिकल 341(2) क्या कहता है? Who has the final authority to include in or exclude from the list of scheduled caste specified in a notification? तो लिस्ट को जो अमेंड करने का मतलब उसमें ऐड करना या माइनस करना या इंक्लूड करना या एक्सक्लूड करना, इसकी पावर किसके पास है? तो इसकी पावर पार्लियामेंट के पास है, द पार्लियामेंट बाई लॉ। प्रेसिडेंट साहब जो है नोटिफाई करते हैं, नोटिफिकेशन इशू करते हैं, लेकिन पार्लियामेंट ही जो है जो वेरी कर सकती है लिस्ट को बाई लॉ। उसका विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल मैंडेट्स द SC ST क्लेम्स मस्ट बी कंसीडर्ड कंसिस्टेंटली विद द मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी को मेंटेन करते हुए SC ST के जो क्लेम हैं उनको कंसीडर करना है। इसके लिए कौन सा आर्टिकल बाध्य करता है? एक कानूनी बाध्यता है जो करना ही करना है। तो भैया वो जो है क्या है? आर्टिकल 335। इट इज़ आर्टिकल 335 विच मैंडेट्स दिस। Article 335 specifically balances the claims of SC ST with administrative efficiency. Now, for the purpose of economically weaker section reservation, family includes which of the following? Family में कौन कौन आता है इनमें से? तो family में आते हैं spouse and children below the age of 18 years.
ये फैमिली की डेफिनेशन में है। फैमिली इंक्लूड्स द पर्सन सीकिंग रिजर्वेशन, एक तो जो पर्सन है जो रिजर्वेशन मांग रहा है, उसके पेरेंट्स, सिबलिंग्स बिलो 18, स्पाउस एंड चिल्ड्रन बिलो 18, ये सारे के सारे जो है वो किस में आते हैं, फैमिली में आते हैं उसके। तो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जो हमारा ध्यान रखेंगे, पेरेंट्स भी हैं, खुद भी है वो व्यक्ति, सिबलिंग्स जो 18 से कम है मतलब भाई बहन भी है, स्पाउस भी है और बच्चे भी हैं बिलो 18। इन अ 200 पॉइंट रोस्टर फॉर ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट बाई ओपन कॉम्पिटिशन, विच पॉइंट इज़ द फर्स्ट वन रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो ये रोस्टर है और कितने पॉइंट का रोस्टर है, 200 पॉइंट का है। शेड्यूल्ड ट्राइब का जो रिजर्वेशन है कितना है, 7.5% है। तो जो रोस्टर में जो पहला पॉइंट मिलता है एसटी को, वो कौन सा मिलता है, वो मिलता है भैया पॉइंट नंबर 14। दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट फॉर एसटी, मतलब 200 पॉइंट के रोस्टर पे बात हो रही है। नाउ इफ एन ईडब्ल्यूएस वैकेंसी इज नॉट फिल्ड इन अ रिक्रूटमेंट ईयर ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ अ सुइटेबल कैंडिडेट, तो प्रोसीजर क्या है अगले साल के लिए, तो भैया प्रोसीजर ये है अगले साल के लिए कि वो लैप्स हो जाएगी और उसको आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा फॉर द नेक्स्ट रिक्रूटमेंट ईयर। तो ईडब्ल्यूएस की जो वैकेंसीज़ हैं वो बैकलॉग में नहीं जाएंगी, वो लैप्स हो जाएंगी और अगले साल वो कैरी फॉरवर्ड नहीं की जाएंगी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी। तो मतलब 200 पॉइंट का रोस्टर अगर है, तो 200 पॉइंट के रोस्टर पे अगर हम बात करें, तो 200 पॉइंट का जो अगर रोस्टर है यहाँ पर, तो इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। 200 पॉइंट का रोस्टर अगर है और 7.5% रिजर्वेशन है, तो 200 का जो 7.5% हुआ मतलब 15 वैकेंसीज हुई किसकी, उसमें शेड्यूल्ड ट्राइब्स की। तो इसके लिए पूरा एक रोस्टर है कि 14th वैकेंसी जो होगी, मतलब 1 2 3 या जो भी इसमें नंबरिंग हमारी है 200 पॉइंट्स की, तो इसमें जो 14th वैकेंसी होगी दैट विल गो टू एसटी, देन 28th विल गो, देन 40 विल गो। तो पूरा एक ये रोस्टर बना के रखा हुआ है स्टैंडर्ड, और इसी के हिसाब से जो वैकेंसी है वो एलोकेट होती है टू डिफरेंट रिजर्व्ड कैटेगरीज़। तो इस तरीके से ये रोस्टर के में जो बात हो रही है कि अगर 200 पॉइंट का रोस्टर है, ऑल इंडिया बेसिस पर ओपन कंपटीशन से अगर हो रहा है रिक्रूटमेंट, तो 7th जो है एससी के लिए होगा, जो 7th वैकेंसी होगी। 14th जो होगी वो किसके लिए होगी, एसटी के लिए होगी। इसी तरीके से बैकवर्ड क्लासेस के लिए, तो बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो है पहला पॉइंट क्या है इसमें, 4th है, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए क्या है, 10th है। मतलब अगर 200 वैकेंसीज़ हैं तो द फर्स्ट वैकेंसी विच विल गो टू द बैकवर्ड क्लास दैट विल बी, उनके लिए जो पॉइंट है 4, फिर 7th है किसके लिए, एससी के लिए, फिर 10th जो है वो किसके लिए है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए है, और 14th जो है वो किसके लिए है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए है। तो इस तरीके से रोस्टर होने से ईजिली क्या होता है, बहुत ही ट्रांसपेरेंट और तरीके से हम उनको एलोकेट कर पाते हैं सभी को अपनी जो उनकी पोजीशन है। That is how a roster is prepared for, so that nobody from the reserved category gets a disadvantage. उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, जो रिजर्वेशन है फॉर पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी इज डिफाइंड एज हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का क्या मतलब है कि उनको क्या मिलेगा पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी को। तो इसके लिए हमने बात की है वहाँ पे कि उनको उसी कैडर में, उसी कैटेगरी में जो रोस्टर पॉइंट है उसी से जो है उनको एडजस्टमेंट होगा, उसी से उनको जो है अलॉट होगा। मतलब अगर कोई पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी अनरिजर्व कैटेगरी का है तो उसे अनरिजर्व कैटेगरी में ही रखा जाएगा, बैकवर्ड क्लास में है तो उसे उसमें रखा जाएगा, और एससी एसटी में है तो उसमें रखा जाएगा। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। उसके बाद क्या है, इंटर से एक्सचेंज ऑफ पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज वैकेंसीज बिटवीन डिफरेंट डिसेबिलिटी कैटेगरीज इज परमिटेड। मतलब जो अलग अलग डिसेबल्ड कैटेगरी की वैकेंसी हैं, मान लीजिए विजुअल की अलग हैं, लोकोमोटर की अलग हैं, तो अगर उसमें सफिशिएंट कैंडिडेट्स नहीं मिलते हैं तो उसमें एक्सचेंज है इंटर से, वो कब परमिट किया जाएगा, तो भैया वो जो है सक्सीडिंग रिक्रूटमेंट ईयर में परमिट किया जाएगा, अगर नो सुटेबल पर्सन ऑफ ओरिजिनल कैटेगरी इज़ अवेलेबल। अगर कोई पर्सन जो है उस ओरिजिनल कैटेगरी का जिसकी ज़रूरत है या जिसके लिए वो सीट रिजर्व्ड है वो नहीं मिलेगा। So that will be done in the succeeding recruitment year. So if a suitable vacancy person with the specific disability is not available in the succeeding year, the vacancy can be filled by interchange among categories.
नाउ व्हाट इज द मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन फॉर SC/ST कैंडिडेट्स फॉर रिक्रूटमेंट टू अ सर्विस और पोस्ट? तो किसी पोस्ट पे रिक्रूटमेंट होने के लिए जो मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन है SC/ST कैंडिडेट्स का वो कितना है? तो भैया वो 5 साल है, 5 ईयर्स। द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इज इंक्रीज्ड बाई 5 ईयर्स फॉर SC/ST कैंडिडेट्स। अब जो कंपैशनेट अपॉइंटमेंट्स होते हैं उसमें सीलिंग क्या है वैकेंसीज की? दैट कैन बी फिल्ड बाई ग्रुप सी। तो ग्रुप सी में हम कंपैशनेट अपॉइंटमेंट्स में कितने % जो है वो पोस्ट भर सकते हैं कंपैशनेट अपॉइंटमेंट से? तो कंपैशनेट अपॉइंटमेंट से हम जो है 5% पोस्ट भर सकते हैं। 5% ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वैकेंसीज अराइजिंग इन दैट ईयर कैन बी फिल्ड बाई ग्रुप सी थ्रू कंपैशनेट अपॉइंटमेंट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। A permanent government employee is given how many opportunities in a year to apply outside post? तो परमानेंट एम्प्लॉय को कितनी अपॉर्चुनिटी दी जाती हैं बाहर की पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए? तो 4 अपॉर्चुनिटी दी जाती हैं एक साल में दूसरी पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए। नाउ इन ईच मिनिस्ट्री एन ऑफिसर ऑफ व्हाट रैंक इज नॉमिनेटेड टू एक्ट एज ए लाइजन ऑफिसर फॉर SC/ST मैटर्स? तो SC/ST मैटर्स के लिए किस रैंक के ऑफिसर को लाइजनिंग ऑफिसर नॉमिनेट किया जाता है? तो भैया नॉमिनेट किया जाता है कम से कम डेप्यूटी सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर को लाइजन ऑफिसर के तौर पे नॉमिनेट किया जाता है। नाउ ग्रुपिंग ऑफ पोस्ट्स फॉर रिजर्वेशन पर्पजेज इज रिक्वायर्ड फॉर कैडर्स ग्रेड्स कंसिस्टिंग ऑफ लेस देन। मतलब क्या है कि मान लीजिए कहीं पर एक ही पोस्ट है या 2 ही पोस्ट हैं, तो वहाँ पर रिजर्वेशन कैसे अप्लाई होगा? क्योंकि वो तो रिजर्वेशन अप्लाई नहीं हो सकता, वहाँ पे एक ही पोस्ट है अगर किसी डिपार्टमेंट में। तो क्या होता है कि ऐसी जगह पर ग्रुप कर दिया जाता है पोस्ट्स को रिजर्वेशन के लिए। तो ग्रुपिंग करके जो है कितना, कंसिस्टिंग ऑफ लेस देन 20 पोस्ट। तो अगर उस कैडर में उस ग्रुप में 20 से कम पोस्ट हैं तो वहाँ पर ग्रुपिंग जो है वो क्या होती है, अलाउड होती है। तो अ कैडर और ग्रेड कंसिस्टिंग ऑफ लेस देन 20 पोस्ट्स मे बी ट्रीटेड एज अ स्मॉल कैडर। अगर स्मॉल कैडर मान के उसको ग्रुप कर देना है और ग्रुप करने के बाद उसमें रिजर्वेशन की फैसिलिटी देनी है। जो मॉडल रोस्टर है स्मॉल कैडर्स के लिए इज अप्लाइड टू कैडर्स कंसिस्टिंग ऑफ अप टू हाउ मैनी पोस्ट। तो कितनी पोस्ट के लिए उसको अप्लाई करते हैं? तो 13 पोस्ट के लिए, 13 पोस्ट तक अगर हैं किसी कैडर में तो उसके लिए जो है मॉडल रोस्टर अप्लाई किया जाता है। 13 पोस्ट के हिसाब से बनाया गया है फॉर स्मॉल कैडर्स अप टू 13 पोस्ट सो दैट द पीपल ऑफ ऑल डिसएडवांटेज ग्रुप्स में रिजर्व कैटेगरीज को क्या मिले, बेनिफिट उसमें सारा मिले जो उनका ड्यू बेनिफिट है। नाउ व्हाट इज द जोन ऑफ कंसिडरेशन फॉर SC/ST कैंडिडेट्स इन प्रमोशंस व्हेन सफिशिएंट कैंडिडेट्स आर नॉट अवेलेबल इन द नॉर्मल जोन? अगर नॉर्मल जोन में सफिशिएंट कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं है तो कितना एक्सटेंड करना है? तो भैया इसमें याद रखेंगे प्रमोशन के लिए जो हमें एक्सटेंशन देना है वो 5 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज, 5 गुना एक्सटेंशन जो है वो देना है अगर नॉर्मल जोन में हमारे कैंडिडेट्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं है। इफ़ सफिशिएंट SC/ST कैंडिडेट्स आर नॉट अवेलेबल द जोन कैन बी एक्सटेंडेड टू 5 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो ये हमारे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं और बाकी हमने लिख दिए हैं उसमें शॉर्ट में। ह्यूमन राइट्स की बात करें हम, एक इसमें हम आपको छोटी सी एक PDF भी डाल देंगे रिवीजन शीट जिसमें इंपॉर्टेंट एक्ट्स, डेट्स वगैरह रहेंगी जो कि आप रिवाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और बहुत पॉसिबिलिटी है कि इस टॉपिक से आपको 1 या 2 क्वेश्चन मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे, ज़्यादा भी मिल सकते हैं ना। चिल्ड्रन एंड ह्यूमन राइट्स की बात हम करें, आर्टिकल 21A कहता है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन एज्ड 6 to 14 ईयर्स। आर्टिकल 24 प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स। Article 39E and F mandates protecting children from abuse and providing them with opportunities to grow in a healthy environment with dignity. Article 23 prohibits human trafficking and forced labor. Protection of Human Rights Act 1993 defines human rights as right to life, liberty, equality and dignity. मतलब जीने का अधिकार, स्वतंत्रता, लिबर्टी, समानता का अधिकार और डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार, ये सब क्या है, ह्यूमन राइट्स में आते हैं। guaranteed by the constitution or international covenants and enforceable by Indian courts.
तो ये देखिए इसमें इम्प्लीमेंटेशन ईयर 28 सितंबर 1993, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरपर्सन कौन कौन हो सकते हैं? मस्ट हैव बीन अ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हों। सिलेक्शन कमेटी में प्राइम मिनिस्टर साहब चेयरपर्सन होते हैं, स्पीकर होते हैं, होम मिनिस्टर, लीडर्स ऑफ अपोजिशन एंड डेप्यूटी चेयर राज्यसभा। टर्म ऑफ ऑफिस पहले ये 5 साल था, अब ये 3 साल हो गया है 2019 के अमेंडमेंट के बाद में, या फिर 70 ईयर्स की एज, जो भी पहले हो। इंक्वायरी लिमिटेशंस कैन नॉट इंक्वायर इनटू वायलेशंस आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द एक्ट। 1 साल के बाद इंक्वायरी नहीं करी जा सकती बाय द कमीशन। और जो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है, डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं उसके चेयरपर्सन विद अ मिनिमम ऑफ 7 ईयर्स एक्सपीरियंस, और जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर होते हैं दे विल बी एडवोकेट्स विद नॉट लेस देन 7 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ और भी हमने पीडीएफ में डाले हैं, तो आप डाउनलोड कर लेंगे पीडीएफ, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहेगा। अंडर 2019 अमेंडमेंट टू द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, who is eligible to be appointed as the chairperson of the National Human Rights Commission? तो 2019 का जो अमेंडमेंट है ह्यूमन राइट्स का एक्ट का, प्रोटेक्शन अमेंडमेंट टू द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, तो कौन इसमें जो है चेयरपर्सन बनने के लिए एलिजिबल है? तो अभी हमने देखा अपने शॉर्ट नोट्स में, तो ऐसे कोई व्यक्ति जो चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के माननीय जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं या कोई माननीय न्यायाधीश रहे हों, ऐसे व्यक्ति ही जो हैं वो चेयरपर्सन बन सकते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के। सो दैट इज़ अ 2019 अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Section 3 of 2019 amendment modified the original act to include a judge of the Supreme Court as eligible for the chairperson's post alongside a former Chief Justice of India. Now, what is the revised term of office for the chairperson and members of the NHRC, SHRC after the 2019 amendment? तो भैया क्या है रिवाइज्ड इसमें? तो रिवाइज जो है इसमें है 3 years और until the age of 70 whichever is earlier। पहले 5 साल था, 2019 के बाद ये क्या हो गया? 3 years हो गया। Section 4 of the 2019 amendment reduced the term of office from 5 years to 3 years or until attaining the age of 70. The National Human Rights Commission is legally barred from inquiring into any matter after the expiry of 1 year from the date of act constituting violation of human rights is alleged to have been committed। मतलब जिस दिन ये हुआ है उसके 1 साल के बाद अगर इंक्वायरी करना चाहता है कमीशन तो उसको लीगली क्या किया हुआ है? बार किया हुआ है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। Now, which constitutional article prohibits the employment of children below 14 years of age into any factory, mine और hazardous employment? ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए आपके। तो भैया इसमें कौन है? तो इसमें जो है आर्टिकल 24 जो है वो चाइल्ड लेबर के लिए प्रोहिबिट करता है कि 14 ईयर से कम का कोई भी व्यक्ति इस तरीके से काम नहीं करेगा, उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं देना है। Article 24 specially prohibits hazardous child labor for those under 14, whereas Article 23 prohibits trafficking and forced labor। तो बहुत क्लोज है यहाँ पर Article 23 और 24, ध्यान रखेंगे इसमें। As per Article 45 of the Constitution, post 86th Amendment, the state shall endeavor to provide early childhood care and education। early childhood care education देंगे सभी बच्चों को until they complete the age of 6 years। तो ये जो बात आई है NEP में भी आई है, तो ये आर्टिकल 45 भी यही कहता है कि भाई स्टेट जो है वो endeavor to provide, अभी तो एक्ट बना दिया है लेकिन पहले ये कहा गया था कि स्टेट shall endeavor to provide early childhood care and education। स्टेट जो है वो उसको देना है, लेकिन अभी एक्ट हो गया है तो कानूनी रूप से बाध्यता हो गई है उसकी। तो 86th अमेंडमेंट चेंज आर्टिकल 45 टू फोकस ऑन अर्ली चाइल्डहुड केयर फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। पेंसिल पोर्टल, पेंसिल पोर्टल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेंटेन किया है वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, किसके लिए? तो जो पेंसिल पोर्टल है वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है फॉर रिपोर्टिंग एंड इरेडिकेटिंग चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर के बारे में सूचना देने के लिए और उसको ख़त्म करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है पेंसिल प्लेटफॉर्म। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है भैया पेंसिल की?
पोर्टल की प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव एनफोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर, ये फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव एनफोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर सर्व्स एज अ सेंट्रल पॉइंट फॉर रिपोर्टिंग चाइल्ड लेबर केसेस एंड फैसिलिटेट्स कोलैबोरेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटी टू क्रिएट अ चाइल्ड लेबर फ्री सोसाइटी। 26 सितंबर 2017 को लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, डिजाइन टू इंश्योर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। तो ये पेंसिल पोर्टल याद रखेंगे, प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव एनफोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। ह्यूमन राइट्स एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2D ऑफ द 1993 एक्ट includes rights relating to life, liberty, equality and dignity guaranteed by the constitution or embodied in किसमें? यूनाइटेड नेशन चार्टर में, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ओनली, जेनेवा कन्वेंशन या इंटरनेशनल कॉवेनेंट्स एंड इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट्स इन इंडिया। यस, इंटरनेशनल कॉवेनेंट है, इसमें दो इंटरनेशनल कॉवेनेंट है, एक है ICCPR, ICCPR स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स ICESR, और दूसरा है ICCPR इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। तो ये 1976 में आए थे, ये आया था हमारा जनवरी 3, 1976, और ये भी 1976 में आए थे। तो ये जो इंटरनेशनल कॉवेनेंट है, इनके फॉलोअप में इसमें एम्बॉडीड है एंड दे आर इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट्स इन इंडिया। अ मेंबर ऑफ अ स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन who is or has been a district judge must have a minimum of how many experience in that role। तो कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए? तो 7 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ डिस्ट्रिक्ट जज। सेक्शन 21(2) भी कहता है कि भाई डिस्ट्रिक्ट जज मेंबर जो हैं उनको 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए डिस्ट्रिक्ट जज। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर विच एक्ट? तो इसमें कौन से एक्ट से आया था? कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 से आया था, NCPCR। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। तो कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स 2005, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी। ये गलती से लिखा रह गया यहाँ पे ऑप्शन बी नहीं है, ये ऑप्शन डी है। द कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द कमीशंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005। आर्टिकल 39F इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एज अमेंडेड बाई 42nd अमेंडमेंट, 42वां जो संशोधन है, डायरेक्ट्स द स्टेट टू इंश्योर दैट चिल्ड्रन आर गिवन अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप इन अ हेल्दी मैनर एंड इन कंडीशंस ऑफ। आर्टिकल 39F क्या कहता है कि भाई जो बच्चे हैं वो स्टेट को इंश्योर करना है कि बच्चों को अवसर मिले कि वो हेल्दी मैनर में डेवलप हों एंड इन कंडीशंस ऑफ फ्रीडम एंड डिग्निटी, और फ्रीडम और डिग्निटी की कंडीशंस में जो है बच्चों का डेवलपमेंट होना चाहिए, बच्चों का विकास होना चाहिए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, फ्रीडम एंड डिग्निटी याद रखेंगे आर्टिकल 39F। उसके बाद व्हेन द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन completes an inquiry and finds a violation of human rights by a public servant, एक पब्लिक सर्वेंट जो है वो उसके द्वारा ह्यूमन राइट का वायलेशन किया गया है, ऐसा पता चलता है NHRC को इंक्वायरी में। तो NHRC क्या क्या कर सकता है? पेमेंट ऑफ कंपेंसेशन और डैमेजेस टू द विक्टिम ऑफ देयर फैमिली, बिल्कुल ये डायरेक्ट इम्प्रिजनमेंट तो नहीं होगा, इमीडिएट डिसमिसल भी नहीं होगा, ट्रांसफर टू अ रिमोट एरिया भी इमीडिएट नहीं होगा। तो ये काम कर सकता है। देखो भाई, कमीशन में रिकमेंड द पेमेंट ऑफ कंपेंसेशन और डैमेजेस टू द कंप्लेनेंट और द विक्टिम्स फैमिली एज द कमीशन में कंसिडर नेसेसरी, इनिशिएट प्रोसीडिंग्स फॉर प्रोसिक्यूशन और सच अदर सुटेबल एक्शन एज द कमीशन में डीम फिट अगेंस्ट द कंसर्न पर्सन, टू टेक सच फर्दर एक्शन एज इट में थिंक फिट, अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट कंसर्न फॉर सच डायरेक्शंस, ऑर्डर्स और रिट्स एज दैट कोर्ट में डीम नेसेसरी। तो याद रखेंगे इसको कि ये कार्रवाई जो है वो करी जा सकती हैं किसके द्वारा? कमीशन के द्वारा। मतलब कंपेंसेशन दिलवा सकते हैं, प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकते हैं, और कोई एक्शन ले सकते हैं एज इट में थिंक फिट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं डायरेक्शंस इशू करवाने के लिए, ऑर्डर्स या रिट्स के लिए। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, आंगनवाड़ी सर्विसेज भी इसी के अंतर्गत आती हैं, इसी नाम से जानी जाती हैं। स्कीम प्राइमरीली टारगेट्स विच एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन, तो कौन से एज ग्रुप को टारगेट करते हैं ये?
तो भैया ये टारगेट करते हैं अंडर 6 ईयर्स, कि 6 साल से कम के जो बच्चे हैं और जो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन है उनकी हेल्थ और न्यूट्रिशनल स्टेटस को इंश्योर करने का काम, इम्प्रूव करने का काम किसका है? ICDS का है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड एंड डेवलपमेंट स्कीम। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल कौन सा है जो 86 अमेंडमेंट 2002 से ऐड हुआ, टू मेक द राइट टू एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट, जिसने राइट टू एजुकेशन को क्या बना दिया? फंडामेंटल राइट बना दिया। तो ये था आर्टिकल 21A। तो आर्टिकल 21A ने जो है फंडामेंटल राइट बना दिया किसको? राइट टू एजुकेशन को। तो ये कुछ हमारे MCQs हैं। उसके बाद हमने कुछ डिस्क्रिप्टिव भी उसी तर्ज पे लिए हैं, जैसे ये हमारे से पूछे गए 1 लाइनर 2 लाइनर। ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल गारंटी करता है राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन? आर्टिकल 21A। स्टेट टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन एजेड 6 to 14 ईयर्स। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोहिबिशन क्या है रिगार्डिंग चाइल्ड लेबर इन हजार्डस इंडस्ट्रीज़? तो आर्टिकल 24 कहता है कि भाई किसी भी बच्चे को 14 साल से कम में हमें फैक्ट्री में, माइन में या हजार्डस एम्प्लॉयमेंट नहीं देना है। टारगेट एज ग्रुप क्या है अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन का अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स? तो भैया आर्टिकल 45 कहता है कि स्टेट जो है शैल इंडीवर टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर्स। पेंसिल पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो पेंसिल पोर्टल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो चाइल्ड लेबर केसेस को रिपोर्ट करता है, टू फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटी। हाउ डज आर्टिकल 39F प्रोटेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन? तो भैया ये स्टेट को डायरेक्ट करता है टू इंश्योर चिल्ड्रन आर गिवन अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप इन अ हेल्दी मैनर विद फ्रीडम एंड डिग्निटी एंड आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, और उनका क्या ना हो? एक्सप्लॉयटेशन ना हो। तो ये कुछ हमारे 1 लाइनर्स हैं। उसके बाद ह्यूमन राइट्स पे देखिए, व्हाट इज़ द स्टैच्यूटरी डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स? ह्यूमन राइट्स की वैधानिक जो परिभाषा है क्या है? अंडर सेक्शन 2D दे आर राइट्स रिलेटिंग टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डिग्निटी guaranteed by the constitution or embodied in the international covenants and enforceable by courts in India। तो ये क्लियर डेफिनेशन है ह्यूमन राइट्स की एक लाइन में लिखने के लिए। नाउ हु इज एलिजिबल टू बी द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन आफ्टर द 2019 अमेंडमेंट? तो ऐसा व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस या जज रहे हो माननीय, तो वो बन सकते हैं। व्हाट इज द करंट टर्म ऑफ ऑफिस? तो ये 3 साल या 70 ईयर्स जो पहले हो। लिमिटेशन पीरियड क्या है? तो 1 साल से के बाद जो है कमीशन इंक्वायरी नहीं कर सकता मैटर के होने के या रिपोर्ट होने के बाद। उसके बाद कौन सी स्पेशल क्वालिफिकेशन है डिस्ट्रिक्ट जज की जो उसे मेंबर बना सकती है स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का? तो भैया उसके पास मिनिमम 7 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ डिस्ट्रिक्ट जज। उसके बाद उस कमेटी को कौन चेयर करता है जो रिकमेंड करती है अपॉइंटमेंट टू द NHRC? तो दैट कमेटी इज चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। What are the powers of NHRC while inquiring into complaints under the Act? तो पूरी सिविल कोर्ट की पावर होती हैं, तो आप कई जगह पढ़ चुके हैं, याद रखिए इसको। और who has the sole authority to include in or exclude from the list of scheduled caste? तो ये जो है इसमें क्या है कि प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन इशू करते हैं, लेकिन पार्लियामेंट जो है उसके पास पावर होती है टू वेरी द लिस्ट बाई लॉ अंडर आर्टिकल 341(2). अब इसमें से कौन सी रिलीजियस कंडीशन है जो होनी चाहिए शेड्यूल कास्ट के लिए? तो हमने देख लिया, हिंदू, सिख या बुद्धिस्ट ही होने चाहिए। इसके अलावा कोई होगा तो उनका स्टेटस खतरे में पड़ जाएगा या फोरफिट हो जाएगा। ना हाउ डज आर्टिकल 335 बैलेंस SC/ST क्लेम्स इन पब्लिक सर्विस? तो वही कहते हैं कि भाई SC/ST जो क्लेम्स हैं दे शुड बी कंसीडर्ड कंसिस्टेंटली विद द मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। फिर इनकम सीलिंग क्या है? EWS के लिए पता ही है कि 8 लाख से कम होनी चाहिए फॉर द फाइनेंशियल ईयर प्रायर टू द ईयर ऑफ एप्लीकेशन। उसके बाद क्या है? व्हाट हैपेंस इफ एन EWS वैकेंसी इज नॉट फिल्ड? तो वो लैप्स हो जाती है। रिजर्वेशन क्या है? पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट तो 4 है, एजुकेशनल में याद रखेंगे 5 है। हाउ इज PWBD की रिजर्वेशन कैटेगराइज इन टर्म्स ऑफ द रूस्टर? तो ये भाई हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, इंटरलॉकिंग, जहाँ पे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को रोस्टर पॉइंट के अगेंस्ट रखा जाएगा, दे बिलोंग टू। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो है कहाँ नहीं अप्लाई होता? तो जहाँ 20 से कम लोग होते हैं वहाँ नहीं अप्लाई होता, जहाँ 20 से ज़्यादा होते हैं प्रीसीडिंग 12 मंथ्स में वहाँ अप्लाई होता है। व्हेन इज़ द वर्क नॉट डीम्ड टू बी एन इंटरमीडिएट नेचर? तो 120 दिन से ज़्यादा कराया है, और सीजनल है तो 60 डेज से ज़्यादा कराया है तो उसे इंटरमीडिएट नहीं माना जाएगा। वेजेस कौन पे करेगा अगर कॉन्ट्रैक्टर नहीं करता है? तो नेचुरल सी बात है, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को फुल करने वेजेस पे, और बाद में उसकी रिकवरी कॉन्ट्रैक्टर से कर लेनी है। कॉन्ट्रैक्टर जो है उसको कैंटीन कब दिलाना है? जब उसके 100 से ज़्यादा वर्कर हो तब दिलाना है कैंटीन। उसके बाद देखो भैया
कितने पीरियड के अंदर अपील फाइल करनी है अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ ए लाइसेंसिंग ऑफिसर, तो 30 दिन के अंदर करनी है। जनरल लिमिटेशन क्या है, प्रोसिक्यूशन ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, तो कंप्लेंट मस्ट बी मेड विद इन 3 months ऑफ द डेट, 3 महीने के अंदर डेट के जो कंप्लेंट हमें कर देनी है इसमें, लेबर एक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट लेबर वाले में। और इंस्पेक्टर को गेन्स नॉलेज ऑफ द ऑफेंस 6 months फॉर डिसओबेइंग ए रिटर्न ऑर्डर, और अगर रिटर्न ऑर्डर को डिसओबे किया तो 6 महीने की सज़ा उसमें है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, जो 3 हमारे छोटे छोटे टॉपिक हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट और आपके प्रोविजंस फॉर डिसेबल्ड पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, EWS, SC, ST एंड अदर डिसएडवांटेज ग्रुप्स, और इसमें ह्यूमन राइट्स का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन लिया है। कोशिश की है कि आपकी फैक्चुअल नॉलेज बढ़े, जिससे कि आप क्वेश्चंस को कर पाएँ और लिख करके प्रैक्टिस कर पाएँ, नहीं तो सुन पाएँ। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड, स्टे सेफ, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। कुछ और वीडियोस ला रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि एक मैराथन या लॉन्ग वीडियो ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस के साथ एडमिन फाइनेंस पे, एक मैनेजमेंट पे और एक पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन लीडरशिप पे डाल पाए फॉर योर एग्ज़ाम्स, तो आई विल फील ग्रेटफुल। तो आई एम प्लानिंग फॉर इट। कुछ लोगों ने लीव के लिए शायद कहा है, PDF मांगी है, तो लीव की भी मैं एक आपको शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ एक PDF भेज दूंगा। तो आई एम देयर विद यू थ्रू आउट योर प्रिपरेशन, स्टे ट्यून्ड। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब योर चैनल पेडागोजी एंड गवर्नमेंट रूल्स डिकोडेड। तो बाय एंड टेक केयर।